अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। आज हम एक न्यू नॉवल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धनक बाय राबिया खान। भीगी भीगी सी सुबह में गर्म लच्छेदार पराठों की महक रची बसी थी। खान हाउस में मामूल की गहमा गहमी थी। खुशकपियों के दौरान नाश्ते के साथ इंसाफ किया जा रहा था। वो माथे पर बल डाले बेदिली से नाश्ता कर रहा था। क्यों बरहुदार, ये माथे पे 8 बल किस सोग में है? शराफगन अपने अज़ली शोहो दबंग लहजे में गोया हुआ था। अपनी शादी के सोग में। अरसल ने चिढ़ कर कहा था। रमशा ने उबलते कहके को उबलने से बाज रखा नहीं तो भाई ने इसे फिर बाजार से कोई चीज़ चुला कर नहीं देनी थी। लेकिन अफसोस कि शराफगन को ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बड़े ठंडे अंदाज में गोया हुए। आखिरी इतलात के मुताबिक शादी कोई ऐसे सोग का नाम नहीं जिस पर सोग मनाया जाए। मेरे लिए तो किसी शौक से कम भी नहीं है। गज़ब खुदा का, इतनी ज़बरदस्ती तो लड़की वालों ने लड़की के साथ नहीं की होगी जितनी आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। इसका मूड सख्त ख़राब था। अब किरिमशा ज़ोर से हंस पड़ी थी। बॉस, हमने जो कह दिया वो होकर रहेगा, समझे मियाँ? शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जिधर हम चाहेंगे। और ये दिमाग में हनास बड़ा है कि ना मैंने अपने मुताबिक लड़की से शादी करनी है। इस जहर को निकाल दो अपने दिमाग से। हमारे पठान घरानों में ज़बरदस्ती सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी की जाती है और तुम्हारे साथ भी हम ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं, समझे तुम? बड़ा ही वो क्या कहते हैं मर्दानगी पर कारीवार जैसा सवाल किया था। शेर अफगन ने इसने लब बेचकर अपने दबंग वालिद की जानिब देखा था। वो खूब गरजने के बाद टेबल से उठ रहे थे। अल्लाह का वास्ता गुस्सा ना करें, बच्चा अब बड़ा हो गया है। सुमेरा बेगम ने दहल कर अपने शोहर की जानिब देखा था। बच्चा बड़ा नहीं गधा हो गया, वो कहकर किचन से निकल गए थे। दादी और इमशा अब हिलकर हंस रही थी दादी और इमशा अब मिलकर हंस रही थी। सुमेरा बेगम ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। हंस लें, खुलकर हंसें। ये घुट कर हंसने में क्या मज़ा आएगा? वो अब लाल बबो का चेहरा लिए टेबल से उठ रहा था। घर की तीनों खवातीन ने इसके उठते ही सुख का सांस पड़ा था। जिस तरह शेर अफगन अपने पख्तून घराने के एक ही चश्मे चिराग थे, इस तरह अरसल भी अपने एक ही लखते जिगर था। इससे छोटी बेटी रिमशा थी। घर का माहौल इंतहाई खुशगवार था। शेर अफगन के बरक्स अरसल का मिजाज खामोश और हाथ संजीदा था। शेर अफगन तो उम्र के इस हिस्से में भी शौक और शरारती थे और ये शरारत वो बर्फ हुई राहदारी से गुजरते इसने स्याह पुरकशिश आंखों को पलकों की जुम्बिश से चिपकाया और बाबा के कमरे को जाते रास्ते पर मुड़ गई। इसे रोको, अरे कोई तो रोको इस सर फेरी लड़की को, ये मेरा रिश्ता तोड़वाएगी आज। मंगनी के सुर्ख जोड़े में मलबूस एक आंख का मटियाला लाइनर लिए वो फिक्रमंदी के साथ चलती गुलेलाला से बोली थी। जवाबन गुलेलाला ने मज़े से कंधे उचकाए थे। आज तो तुम्हारे वो डरपोक मंगेतर और इनकी माँ गई। लाला रुख का गुस्सा जानती नहीं हो क्या तुम? लफ्ज़ों की ऐसी मार मारेगी कि अगला सांस ना आएगा तुम्हारी सास साहिबा को। सुर्ख जोड़े वाली लड़की ने झुंझलाकर गुल को देखा था। फिर तकरीबन भागते हुए वो रफ्तारी से गुजरकर इस तरफ को मुड़ी जिधर अभी लाला रुख मुड़ी थी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से बाबा ने ये रिश्ता तय किया था। अब अगर लाला रुख ने कुछ गवारा किया तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। प्लीज़ तुम रोको ना इसे गुल लाला। इसने साथ साथ तेज़ कदम उठाती लड़की से कहा तो वो जुड़जुड़ी लेकर तेज़ी से चलने लगी। खुदा से माफ़ी मांगो रामीन आपी, गुस्से में तो वो पहाड़ पत्थर यहाँ तक कि इंसान को नहीं छोड़ती और तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मानेगी? कभी नहीं। वैसे अगर इतनी ही फ़िक्र थी अपने रिश्ते की तो लाला रुख को बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारी सास ने एक दफ़ा फिर तुम्हारे सामने रंग पर चोट करने के साथ-साथ इस बार बड़े मजमे में तुम्हारी बेइज़्ज़ती की थी। अच्छा, और अगर मैं ना बताती तो जैसे इसे कभी पता ही ना चलता। क्या ज़बरदस्त बात की है वैसे तुमने गुले लाला। अभी बस ये दुआ करें कि बाबा की क्लॉशन में कहीं गोलियां लोड ना हो, नहीं तो आज लाला रुख ने उनको आतिशबाजी के वो मंजर दिखाएगी कि अल्लाह की पनाह। इसकी बात सुनकर आमीन ने वाज़ह तौर पर सर से पैर तक झुरझुरी ली थी। एक तो ये अफ़गान चच्चा और इनकी क्लॉशन। जब पता है कि ऐसी तूफ़ानी बेटी अल्लाह ने तोहफ़े में दी है तो क्यों ये मनहूस क्लॉशन कोफ को 24 घंटे लोड किए रहते हैं। इधर ज़रा सा इसका दिमाग घूमे, इधर वो किसी की सीधी खोपड़ी घुमा दे। वो जैसे ही लाउंज की जाने मुड़ी तो अपनी जगह ही साख्त हो गई। इधर मौजूद बहुत से नफूस सांस रोके सीने पर हाथ बांधे तने नकुश के साथ तड़क कर बोलती लड़की को देख रहे थे। सद शुक्र कि इस वक्त रामीन की सास मौजूद नहीं थी। सिर्फ उनका सपूत मौजूद था, रामीन का नाम नेहाद मंगेतर। समझती क्या है आपकी वालदा मुख्तरमा खुद को कि हमारी लड़की के रंग रूप पर वो इस तरह बकवास करेंगी और हम चुपचाप सुनकर सब कुछ पी जाएंगे? मतलब कि वाओ, कौन सी दुनिया में रहती हैं वो भी? किसी ख्याली दुनिया की मलका हैं वो?
अगर इतना ही रंग रूप से मसला था तो ना आती रिश्ता लेकर। हमारी बहन कौन सा मरी जा रही थी इनके घोंसले जैसे घर में रुखसत होने के लिए। वैसे आप ज़रा मुझे एक बात बताएं जावेद भाई, कभी आपकी अम्मी ने खुद को, चले खुद को तो छोड़ें, आपको नज़र भर के देखा है? क्या कभी इन्हें एहसास हुआ है कि वो किस शगुफे की शादी करने जा रही हैं? फातिमा बेगम ने बेख्तियार बहुत सा थूक निकला था। दूसरी जानिब अफगान ने बेख्तियार उभरती मुस्कुराहट दबाई थी। बाकी सब तो ठीक था, मगर शगुफा, उफ, इस एक लफ्ज़ ने लम्हे भर को इनके पेट में गुदगुदी सी की थी। फातिमा ने बेयकीन निगाहों से अफगान की उभरती हंसी को देखा था। हद है, मतलब के शगुफा? बेचारा जावेद सदमे में गिरा, बस यही बोल पाया था। लो जी, आपको तो ज़रा से शगुफे पर एतराज़ हो गया। रिद्रा आपकी वालदा मुहतरमा हमारी बहन को जाने क्या क्या नागवार बोल कर गई हैं। एक बात मेरी आप ज़रा ध्यान से सुने और इसे अपनी वो खाती पीती सी अम्मी के भी गोशोगुजार कर दीजिएगा। अगर शादी करनी है और हमारी लड़की को इज्जत से रखना है तो ही इसे ब्याह कर ले जाएं। लेकिन अगर शादी के बाद भी काली सूरत और खोटे नसीब जैसी बकवास करनी है तो मेहरबानी करें, छोड़ जाएं हमारी बहन को यहीं। वो जो इसकी शोला बयानी पर सुन होकर खड़ा था, लम्हे भर को लब खोल कर दोबारा बंद कर गया। फिर माथे आता पसीना आस्तीन से साफ करके बहुत सा थूक निकला। इसकी स्याह चुभती आंखों के सामने बात मुकम्मल करना महाल था। इधर आप ज़रा सा चूके, उधर वो आपको आपके अपने ही लफ्ज़ों की मौत मार दे। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता लाला रुख, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बहुत बड़ी गलत फहमी। मेरी अम्मी ऐसे कभी नहीं कह सकती। वो तो हैर से बहुत कुछ और भी कह सकती हैं, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बस अब ज़्यादा इनकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ख़ानदान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि वो कितनी मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाली वाज़ियतदार सी खातून है। लेकिन माजरत, मुझसे मज़ीद इनकी कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई सुनी नहीं जाएगी। बेहतर यही है कि आप अपनी अम्मी को समझाएं और ये गर्दन हर बात पर हाँ जी में हिलाने के बजाय कभी कभी नफ़ी में भी हिला दिया करें। इससे घर के अलावा बाहर भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त बढ़ ही जाएगी आपकी। खुदाया, फातिमा ने तो अपनी बेटी की डस्ती ज़ुबान पर अपना दिल ही थाम लिया था। इनके बरक्स अफ़गान ने लब दबाकर जावेद के भड़कते से सुर्ख रंग को देखा था। अगर बात गलत होती तो वो ज़रूर इसे टोकते, लेकिन फिर भी वो इसे टोकने से पहले 100 दफ़ा सोचते, क्योंकि वो लाला रुख थी। इसे आगे वाले को लफ्ज़ों से सरिया से ज़मीन पर दे मारने का हुनर आता था। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें कह देती हूँ। बस एक दफ़ा अल्लाह की तरफ से दी गई शक्ल सूरत पर जहर उगलने से पहले अगर वो आपकी प्यारी अम्मी जान शादियों में अपने कत्थी चेहरे पर चमकते सिल्वर बेस को करीब से देख लें तो कभी किसी की रंगत पर चोट करने का मौका न मिले इन्हें। भूतनाथ का फैमिली विजन लगती हैं आपकी अम्मी, फीमेल विजन लगती हैं आपकी अम्मी। और ये था बिल्कुल आखिरी झटका। क्या इससे किसी का सर खोलने के लिए क्लॉशन की ज़रूरत थी? नहीं। एक आखिरी सख्त निगाह जावेद के सरापे पर डालते इसने सर झटक कर रुख मोड़ा था। पीछे खड़ी आंखों में ढेरों आंसू लिए रामीन बेसाख्ता मुस्कुराई थी। रुख भी लम्हे भर को इस सारे अरसे में पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। फिर इसके साथ से गुजर कर पीछे खड़े साक लाउंज को जहर आलूद निगाहों से देखा और आगे बढ़ गई। अब इस लाउंज में महज सांसों की आवाज़ें आ रही थी। तो ये थी हमारी इंतहाई सुलझी हुई और बुर्दबात सी लड़की, खामोश तबा और वो क्या कहते हैं, मासूम। हाँ जी, मासूम सी। पता नहीं क्यों, लेकिन फातिमा को लम्हे भर को अरसल पर तरस आया था, और तरस तो मुझे भी आ रहा है। बेचारा अरसल। शादी की गहमा गहमी अपने अरूज पर थी। अगले हफ्ते बारात थी, तो ये चहल पहल यकीनी सी बात थी। वो पहले ही बेजार था और अब तो तबीयत और ही सुस्त होने लगी थी। रमशा ने भी इसे बेहद तंग कर रखा था। वो आते जाते इसे बच्चा बड़ा हो गया है कहकर छेड़ती और चपाक से गायब हो जाती। इस वक्त भी लाउंज के सोफे पर बैठा बेजारी से टीवी देख रहा था। बरहुदार, ऐसे क्या फारिग बैठे हो? जाओ जाकर बाजार से मिठाई लेकर आओ। शेर अफगन गरजते बरसते लाउंज में दाखिल हुए तो एक तो इनकी एंट्री किसी खतरे से हाल ही नहीं हुआ करती थी। अरसल ने जल कर सोचा था। चारों न चार उठना ही पड़ा। ये शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? दादी ने अपनी लगते जिगर का चेहरा बूढ़ी निगाहों की गिरफ्त में लेकर पूछा था। अभी 12 बज रहे हैं, शादी में इसकी शक्ल पर पूरा 1 बजेगा अम्मा जी। वो मज़े से बोलकर चैनल सर्च कर रहे थे। तौबा, चेहरा है या घड़ियाल? निमशा कहकर लगाकर हंस पड़ी थी। साथ हालांकि बेटियां भी हंस पड़ी। जब से अरसल के कान सुर्ख हुए थे। माशाल्लाह, कितना नूर आ रहा है अरसल के चेहरे पर। सुमेरा बेगम सारे किस्से से बेखबर लाउंज में आते ही बोली थी। इशारा अरसल के सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब था। जी, और अक्सर ये नूर इनके चेहरे पर ठीक ठाक बेइज्जती के बाद बरसता है। शेर अफगन की जुबान एक बार फिर चठारा सा जुमला बोलकर खुश्क मेवाजात की जानिब मुतवज्जा हुई थी। बहुत शुक्रिया इस नूर के लिए। वो जलकर कहता बाहर निकल गया था। पीछे लड़कियों के कहके से लम्हा भर को लाउंज नहा गया था।
मुश्किल अपनी हुब्बत छुपाता जावेद सुर्ख चेहरा लिए अफगान से माजरत करता बाहर की जानिब बढ़ गया था। अगले चंद लम्हों के लिए लाउंज की फिजा किसी भी किस्म की आवाज़ से साख्त रही। फातिमा ने लम्हे भर को सर हाथों में थाम लिया था। फिर वो बेयकीनी से सोफे पर बैठी। गुल और आमीन दोनों अपनी जगह ही साकत थी। फिर वो अपना सुर्ख लचकता फ्रॉक संभालती आगे बढ़ आई। चचा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंच सकी तो कम से कम आपको तो रुख को ये सब करने से रोकना चाहिए था। वो सद शुक्र कि शमीम आंटी मौजूद नहीं थी, नहीं तो वो तूफान बर्पा कर देती। इसने चशम तसव्वुर में शमीम बेगम का गुस्से से बिगड़ा चेहरा देखा तो लम्हे भर को सारा जिस्म सुनसना उठा। इसकी सास की कड़वी ज़ुबान और बिगड़ते तेवर इस जैसी मासूम और नाजुक दिल रखने वाली लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। गुल भी अब इसके साथ ही सोफे की पुष्ट पर आ खड़ी हुई थी। अफगान ने लम्हे भर को नरम निगाहों से अपनी सलोनी सी भतीजी को देखा था। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम क्यों फ़िक्रमंद होती हो? जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था, गलत और नाकाबिले कबूल। मुझे तो उनकी बातों का पहले अंदाज़ा ही नहीं था, मगर जब मुझे गुल ने बताया तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। वो हमारी बच्ची को इसके रंग रूप पर इतनी बातें सुना कर जाएं और हम जवाबन कोई हक़ की बात भी ना करें। कहाँ का इंसाफ है भला ये? इनके नरम लबो लहजे और बेहद रेशम से तासुर ने रामीन को पल भर के लिए खामोश कर दिया था। बेसाख्ता ही अपनी ज़ात के अज्जा की जानिब पर उसकी आंखें भीगने लगी थीं। क्या करे वो अपने इस रंग रूप का? कहाँ लेकर जाए वो अपनी इस सांवली रंगत को? अच्छा, इधर आओ मेरे पास। रामीन को उंगलियों के पोरों से आंखें रगड़ता देखकर फातिमा ने गहरा सांस लेकर कहा। वो खामोशी से इनके पास चली आई। दफ़ा करो अपनी सास को, तवज्जो मत दिया करो इनकी बातों की जानिब, खुश रहा करो। ऐसे रोती रहोगी तो कैसे मुकाबला करोगी दुनिया का? और भाई साहिब भी तो हैं, फिर इन्हें कौन देखेगा अगर यूँ तुम हिम्मत हार जाओगी तो? जानती हो ना भाभी के जाने के बाद कितने ढल गए हैं वो, तुम्हारी खुशी देखकर ही तो जीते हैं। अब तुम ही यूँ करोगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा? पर खबासी फातिमा ने रामीन को अपने साथ लगाया तो वो एकदम रो पड़ी। अफगान और गुल ने बेबसी से निगाहों का तबादला किया था। जब से बड़ी ताई का इंतकाल हुआ था रामीन कुछ और ही एहसास हो गई थी। सोने पर सुहागा से एक ऐसी सांस मिल गई थी जो इसकी हसास तबीयत पर हच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी थी। नरम सी तबीयत के बायस वो कुछ हद तक संभल गई थी, फिर आहिस्ता से उठकर अपने पोषण की जानिब बढ़ गई। इसमें अभी हिम्मत नहीं थी मज़ीद कोई बात करने की। मेरी प्यारी बच्ची, कैसे गली ससुराली मिल गए हैं इसे जो इसका सोने सा दिल नहीं देख रहे, और मैं इस रंगो रूप पर तंजो हकारत के तीर बरसा रहे हैं। फातिमा ने दुखते दिल से कहा था। अफगान ने भी गहरा सांस लिया, फिर सीधे हो बैठे और अफगान लाला रुख को मना करने के बजाय इनकी बातों पर हंस रहे थे। हद होती है, बेटी के ससुराल का मामला है, यूँ थोड़ी मुंह भर कर हम कुछ भी बोल देंगे इन्हें, और फिर इसकी तो शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। भला अगर ये कारनामा रुख के ससुरालियों को पता चल गया तो जानते हैं कैसा तासुर पड़ेगा इन पर, हमारी बच्ची का। इनके पिछले ठंडे से रवैये पर फातिमा इन्हें एहसास दिला रही थी, मगर मजाल है कि वो ज़रा भी असर ले लेते। आखिर थी जो रुख के वालिद। गुल भी अब के सोफे पर आ बैठी थी, फिर पैर ऊपर चढ़ाकर राजदारी से बोली। सोचें चचा, अगर जो रुख को अरसल भाई ने कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो इनका क्या करेगी? इसने बेख्तियार ही जुड़जुड़ी ली थी, और जुड़जुड़ी तो फातिमा ने भी ली थी। पता है पिछले दिनों फाहरा हाला भी शिकायत कर रही थी रुख की। इनके बेटे ने लाला रुख को कह दिया था कि वो एक मुंहफट लड़की है, ऐसी लड़कियां ससुरालों में नहीं चलती। फिर क्या था जी, इसने आंखें फैलाकर सुनती फातिमा के आगे हाथ नचाया था। रुख ने इनकी ऐसी दुर्गत बनाई कि अगले कई महीनों तक इन्हें चैन की नींद नहीं आई। अफगान और फातिमा ने बेसाख्ता ही सहमी सी निगाहों का तबादला किया था। क्या कहा था इसने? वो तो जो इनके सर के अड़े बालों से शुरू हुई थी, सुसर से ले के बारी जहेज पर ही खत्म हुई। ऐसे भगो भगो कर मारा कि जाहिद भाई को काटते तो खून ना निकलता। मैंने इसका हाथ हिलाया कि बहन अब बस कर जा, लेकिन ना भाई, रुख के शोले उगलती जुबान ना खामोश हुई। सर से लेकर पैर तक हर ऐब ना गिनवा दिया, तब तक जान नहीं छोड़ी जाहिद भाई की। वो तो अच्छा था मैं वहाँ थी, इसे वक्त पर घसीट लेकर आई, नहीं तो जाहिद भाई की रूह अब तक आसमान दुनिया पर परवास कर रही होती। या अल्लाह! और अब के तो फातिमा ने अपना दिल ही थाम लिया था। अफगान ने अपनी हंसी रोकने के लिए चेहरा मोड़ लिया था, और गुल अब तक जाहिद भाई का सफ़ेद चेहरा अपनी निगाहों के सामने देख रही थी। मुझे लगता है मुझे अब इससे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम इसके सामने बात कर लोगी? जाओ कर लो अपना शौक़ पूरा। मज़े से पलके चिपकाकर बहुत प्यार से बोले थे अफगान। फातिमा ने इनके इस कदर बेनियाज अंदाज पर दांत पीसे थे। क्या करे वो इन बाप बेटी का, आपके इस प्यार और बेजा हिमायत ने बिगाड़ा है इसे। चलो जी, अब वो तुम्हारी बात नहीं सुनती तो इसमें भी मेरा कसूर निकल आया। मतलब हर वो चीज़ जो अपने महवर से हट कर काम करेगी, इसका कसूर शोहर के खाते में है। अब तो हमारे मौजूद वज़ीर आज़म से भी आगे निकल जाती हैं कभी कभी।
इनके लतीफ़ से जुमले ने जहाँ फ़ातिमा को झुंझलाया था, वहीं गुल को हँसाया भी था। इसे हँसता देखकर अफ़गान ने बामुश्किल अपनी हँसी रोकी थी। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है अफ़गान, किस बात की शिकायत किया करे इंसान आपसे। जानते भी हैं कैसी जंगजू तबीयत पाई है आपकी बेटी ने। लोग छुरी से सब्जियाँ काटते हैं और वो मुहतरमा इसी छुरी को जुनैद और रामिश पर तान कर इनसे बर्तन धुलवाती है। उफ़ तौबा, जाने क्या करेगी ये लड़की ससुराल में जाकर। और अब के अफ़गान और गुल बेसाख्ता ही कहका लगाकर हंस पड़े थे। रामिश और जुनैद लाला रुख के छोटे जुड़वा भाई थे और ये तो अल्लाह ही जानता था कि वो इन दो मासूम जानों पर कैसे कैसे जुल्म ढाया करती थी। अच्छा है ना कि वो दोनों इसकी सोबत में रहकर ज़रा शेर बनेंगे, नहीं तो वो दोनों बेचारे आपकी तरह सब डरपोक ही रहे। कुल को देखकर फातिमा की डरी सहमी सी तबीयत पर चोट करते वो एक बार फिर से इनकी घूरी के शिकार हो रहे थे। अफ़गान, आप उफ़ है आपसे, इसमें कोई शक नहीं कि वो सरभिड़ी लड़की आप ही की बेटी है। बस फ़र्क इतना है कि आप ज़रा ठंडे अंदाज में वार करते हैं और वो मोहतरमा तो मुंह में ही आग लिए फिरती हैं, चलाकर हकस्तर कर देती है आगे वाले को। वो अब कानों की लू को छूती उठ रही थी। इन दोनों बाप बेटी से बात करना इनके लिए हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहा था। वो उठ कर जा चुकी तो अफ़गान ने मासूमियत से कंधे उचकाए। कुल लम्हे भर को इनके ऐसे अंदाज पर खिलखिलाई थी। जाओ रामीन को देखो जाकर, रोती होगी यहाँ से, रोती हुई गई है यहाँ से, संभालो जाकर बहन को। इनके आहिस्ता से कहने पर वो सर हिलाती उठी और दरवाजे के इस पार बने पोषण की जानिब बढ़ गई। अफ़गान और अरमगान दो भाई थे। अरमगान लाला की बीवी का इंतकाल हुआ तो रामीन और गुल लाला का इनके घर आना जाना बढ़ गया। वो दोनों फातिमा में अपनी माँ की नर्म सी आगोश ढूंढने लगी थी और खुदा गवाह था कि फातिमा ने भी माँ से बढ़कर इन दोनों को पाला था। जैसे इनके लिए लाला रुख थी, वैसे ही इनके लिए गुले लाला और रामीन थी। जभी तो रामीन के दिल दुख जाने पर वो सब भी इतना ही मुतासिर हुए थे जितना कोई घर वाला इस सब से मुतासिर हो सकता था। गहरा सांस लेते अफ़गान लाउंज से उठ गए तो हाली पड़ा लाउंज जर्द से सन्नाटों में डूब गया। क्या तरीका था ये जावेद से बात करने का। वो रामिश और जुनैद के साथ बैठी किसी बात पर हंस रही थी जब अम्मी ने धार से दरवाज़ा खोलकर इन तीनों की हद से गुल कर दी। रामिश तो बाकायदा दरवाज़ा धार से खुलने पर सहम कर पीछे हटा था। क्या क्या किया है मैंने? इसने अनजान सी आंखें उठाई। वो इसकी मासूमियत पर दांत किचकिचाती आगे बढ़ आई थी। अभी जो तुमने नीचे किया वो क्या था? क्या था? क्या आपको नहीं पता? और अब वो मजाक नहीं कर रही थी, अब वो बेहद संजीदा थी। नहीं, मुझे नहीं पता। ज़रा बताना क्या किया तुमने नीचे? अम्मा जान ने तो अब के हाथ बाकायदा सीने पे बांध दिए थे, बिल्कुल इसी के अंदाज में, लेकिन वो ऐसा करते हुए बहुत मज़हक़ा हेज़ लग रही थी। फरहबा जिस्म पर छोटे और दराज मोटे हाथ बांधे, इनको अंदाज़ा नहीं था वो गुस्से के बजाय क्यूट लग रही हैं। इनके ऐसे अंदाज पर रामिश और जुनैद की खीखी कमरे में गूंजी थी। लगता है आप ही ने फिर से किसी को उठाकर पटका है। कहीं जावेद भाई को ये तो नहीं कह दिया कि वो उमर शरीफ में मिलते हैं? वो तो छोड़ो, बस ये दुआ करो कि वो आप ही के अताब के बाद भी उमर शरीफ ही रहे हों, उमर गरीब ना हो गया हो। जुनैद के दिमाग से निकली धीमी सी पजलरी ने रामिश के अंदर गुदगुदी कर दी थी। मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए इसने लम्हे भर को जो फातिमा को देखा तो तीर की तरह सीधा हो बैठा। वो दोनों 17 साल के थे, फर्स्ट ईयर के नो उम्र जवान। रामिश बिल्कुल रुख जैसा था, स्याह बाल और खूबसूरत स्याह आंखों वाला, जबकि जुनैद इनके बरक्स फातिमा जैसा था, कान सी सब्ज रंग आंखें और ओठे से नकूश का हामिल। उन्होंने अपनी घूरी इन दोनों से हटाकर अब की बड़ी फुर्सत से रुख को देखा था। अम्मा, उन्होंने बेइज्जती की थी रामीन की, बेइज्जती, और बेइज्जती पर कभी खामोश नहीं रहते। ये इंसान अपने हक में कमी करने के मुतरादिफ है। ये इंसान का अपने साथ जुल्म है। मैंने वही किया जो रामीन को करना चाहिए था। मुझे तो गुस्सा इस पर है कि बुत की तरह उनकी बातें सुनकर आ गई। मतलब कुछ भी नहीं कहा। इसके बहुत संजीदा से जवाब पर फातिमा लम्हे भर को थमी थी, फिर ज़रा संभल कर आगे आई। बात बैठ कर भी तो की जा सकती थी ना रुख। मुझे बैठने और लेटने का नहीं पता, मुझे बात करनी थी सो मैंने कर ली, और वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं था इस घटिया आदमी को अपने लाउंज में बिठाने का। या अल्लाह, मैं क्या करूं तुम्हारा रुख। आप अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें। मैंने इन्हें वही कहा है जो कहा जाना चाहिए था। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं किसी को भी जाकर कुछ भी बोल दूंगी। इसने हाथ झुलाकर इस कदर बेनियाजी से कहा था कि फातिमा ने माथे पर हाथ ही रख लिया। कुछ गलत नहीं कहा तुमने, और वो जो इसकी माँ को तुमने भूतनाथ कहा है वो किसी खाते में नहीं आएगा। अब के रामिश और जुनैद का बहुत ज़ोरदार कहका उबला था, लेकिन रुख वैसे ही बैठी रही। शुक्र करें मैंने उन्हें ऐनक वाले जिन की चुड़ैल में नहीं मिलाया, वरना मजाज और अंदाज में वो इस किरदार पर पूरा उतरती थी। लाला रुख, ये बहुत बुरी बात है। बुरी है या अच्छी? मेरे नज़दीक यही बात है। लड़कियां ऐसे बातें करते हुए अच्छी लड़कियां नहीं लगती बेटा। अच्छा? वो लम्हा भर को सीधी होकर बैठी थी, फिर पलके चिपका कर एक अंदाज से फातिमा को देखा। कैसी होती हैं फिर अच्छी लड़कियां? रामीन जैसी, जिस पर कोई भी कहीं से भी आकर बकवास कर जाए और वो इन्हें जवाब देने के बजाय चुपचाप कमरे में किसी कोने में बैठकर रोती रहें।
क्या ऐसी होती हैं अम्मा अच्छी लड़कियाँ? अगर ऐसी होती हैं तब तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। कोई कुछ उल्टा सीधा निकाल कर तो देखे अपने मुंह से मेरे बारे में। ठीक ठाक बेइज्जती करने के बाद ऐसा नज़रअंदाज करूंगी कि लोगों से पूछते फिरेंगे मैं नज़र आ रहा हूँ। इसकी रवानी से अदा हुए मजबूत जुमलों ने जहाँ रामिश और जुनैद को दाद देने पर मजबूर किया था, वही फातिमा को एक पल के लिए खामोश भी कर दिया था। इनकी बेटी हक में कमी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी, फिर चाहे वो कमीज़ के हक में हो या किसी दूसरे के हक में। ये तय था कि वो गलत बात पर कभी खामोश नहीं रहेगी। बेटा, सब्र बर्दाश्त भी किसी चीज़ का नाम है। बिल्कुल अम्मा, मैं रामीन के ससुरालियों को पहले दिन से बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ। क्या इस सारे अरसे में मैंने कभी कुछ इन्हें कहा? नहीं ना, लेकिन आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। शुक्र मेरे सामने नहीं कहा उन्होंने। वहीं 3-4 औरतों के दरमियान ज़रा आईना दिखा देती ना मैं, तो फिर कभी किसी और के चेहरे पर बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचती। किसी ने दरअसल इनकी कड़वी ज़ुबान का जायका इन्हें चिखाया ही नहीं है। इसे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था। दिल किया शमीम आंटी को तो बस उफ़, यानी कि बस उफ़, उफ़ ही उफ़। आगे ससुराल में कोई ज़रा सी बात कर देगा तो क्या तुम यूँ महाज़ खड़े कर लिया करोगे रुख? वो वाक़ईतन इसकी खौफ़नाक ख़यालात का प्रचार सुनकर परेशान हो गई थी। इनकी खौफ़ज़दा सी आवाज़ पर वो हंस पड़ी। नहीं अम्मा, क्यों परेशान होती हैं आप? आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? बेवकूफ़ ही तो नहीं हो तुम। इनका जवाब समझकर इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। वहाँ तो मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करेंगे ना अम्मा, वहाँ तो मेरे लिए हर एक से बात करेंगे। फिर मुझे वहाँ महाज़ खड़ा करने की क्या ज़रूरत होगी? इसकी इतनी साफ़गोई पर फातिमा का चेहरा लम्हे भर को सुर्ख हुआ था। ये लड़की, अल्लाह की पनाह इससे। दूसरी तरफ जुनैद और आमिश को हंस-हंस कर फंदा लग चुका था। मेरे शौहर, इतनी इज़्ज़त आपी, ज़ुबान नहीं दुखेगी आपकी इतनी इज़्ज़त से बात करते हुए। रामिश के जुमले पर इससे एक ज़ोरदार धप पड़ी थी रुख की जानिब से। फिर वो अरसल का ख़याल आते ही मुस्कुराई। पागल, इतने अच्छे हैं वो, ऐसे ही उन्हें कुछ बोलूँगी मैं? वो बेचारे तो शक्ल से ही इतने मासूम लगते हैं कि हद नहीं। ऐसा लगता है उन्होंने तो कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की होगी किसी से। झांसी की रानी से मशरक़ी दोशीज़ा बनते ज़रा वक्त नहीं लगता था इसे। अभी भी मीठी सी मुस्कान लबों पे सजाए इसने खुद ही कुछ सोच के नफ़ी में सर हिलाया था। फातिमा तो कमरे से सर पीटती हुई निकली थी। रामिश और जुनैद अलबत्ता इसके बदलते रंग रूप को देख रहे थे। और अगर कभी उन्होंने आपका ये चंगेज़ खान वाला रूप देख लिया तो क्या होगा? कोई नहीं, मैं चंगेज़ खान, वो तो बस मुझे कभी-कभी ज़रा सा गुस्सा। वो जो अरसल के ख़्याल में खोई हल्की सी मीठी आवाज़ में बोल रही थी, एकदम जुनैद के चलाने पर डर कर चुप हुई। ज़रा सा? ओह माय गॉड आपी, ज़रा सा गुस्सा? हाँ, तो बस ज़रा सा ही तो आता है। अब कि इसने भी चिढ़ कर कहा था। रामिश डर कर पीछे हटा। मुबादा साथ रखी किताब इसके सर पर आ पड़ती। जुनैद की तो मानो आंखों में आंसू आ गए थे। सारी ज़िंदगी हम पर हिटलर की तरह हुकूमत करती रही हैं आप, और अब जब वो अरसल आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं तो कितनी मीठी बनने की तैयारी कर ली है आपने। हमने कौन सा बाबा से आपकी जायदाद का मुतालबा कर लिया था आप ही? जुनैद को तो अपने ही गम लग गए थे। इसने दोनों को देखा, यानी घूरा था। अब तुम लोग जा रहे हो या अभी हलाकू खान की आखिरी बीवी बनकर दिखाऊं? और इससे पहले कि वो हलाकू खान की आखिरी बीवी बन जाती, रामिश नाक पर ढलकता नज़र का चश्मा और जुनैद अपनी आंखों पर गिरते बालों को पीछे झड़कते इसे हिजरे से भाग गए थे। रुख का क्या भरोसा था, सजा के तौर पर शादी का लहंगा भी इन दोनों से ही इस्त्री करवा लेती। अरसल ने नहाकर फ्रेश होता बाहर निकला तो यकलख्त ही डर कर पीछे हटा। 3-4 लड़कियां अपने रंग बिरंगे से आंचल संभालती इसकी ही सिंगार आईने के सामने खड़ी अपनी जुल्फे सवार रही थी। इसने लख्ता भर कर रुक कर इनके कनकते से अंदाज को देखा। मोहतरमा, कहाँ आ गई हैं आप लोग? इसने खंकार कर लड़कियों को अपनी जाने मुतवज्जा किया तो वे इससे ज़्यादा घबरा कर पीछे हटी। ये रमशा का कमरा नहीं है? अच्छा, तो वो रमशा की दोस्तें थीं जो गलती से इसके कमरे में घुस आई थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। रमशा का कमरा 7 वाला है, आप लोग वहाँ जाएं। इसने इन्हें बताकर जैसे ही रुख फेरा तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकली। इस नामे कमरे के दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ था। इसने चूड़ियों की खनकार पर हाथ पर घड़ी बांधते हुए कहा, रमशा का कमरा 7 वाला है, लेकिन मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। और लम्हे के 1000वें हिस्से में वो करंट खाकर दूसरी जाने पलटा था। इसके सामने जरताज खड़ी थी, वही जरताज जिसने पिछले कई महीनों से इसकी नाक में दम कर रखा था। वो इसकी अम्मी की तरफ से दूर की हालजात लगती थी, लेकिन वो जानता था कि वो क्या चाहती है। इसकी आंखों में वाज़ेह तौर पर अपने लिए पसंदीदगी वो देख चुका था। वो बच्चा हरगिज़ नहीं था कि इसे इसका ये अंदाज समझ ना आता। जी फरमाएं। इसने हतल मकान लहजा हमवार रखा था। इसे जल्दी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था। मिजाज के एतबार से वो हंसा ठंडा और पुरसुकून था, लेकिन इस लड़की को देखते ही जाने से क्यों हर दफ़ा नए सिरे से कोफ्त होती थी। वो मुस्कुरा कर बड़ी बेबाकी से पास चली आई तो वो लम्हों ही में पीछे हुआ। शहर में पढ़कर बड़े होने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी पख्तून रवायात को भूल जाता।
इसे यही सिखाया गया था कि कभी किसी औरत के फासले का हाथ दायरा अबूर नहीं करना, और इसने आज तक इस बात को अपनी ज़ात के साथ बांधे रखा था। यहाँ तक कि वो आमना के साथ भी आज तक एक फासले से आगे नहीं बढ़ा था। शायद यही वो बात थी जो इसे उम्र के इस हिस्से में भी मासूम बनाती थी। अरे, आप तो डर रहे हैं मुझसे, मैं तो सिर्फ बात करने आई हूँ। मैंने कहा, मैं सुन रहा हूँ। इसके जाने कान क्यों सुर्ख हुए थे? कहाँ सुनते हैं आप? इसके अनुरोधों से अंदाज पर अरसल ने आंखें घुमाई थी, फिर एक गहरा सांस खारिज करके इसे देखा। जो आप कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। आप मेरी शादी में आई हैं, शादी हो रही है मेरी। मेहरबानी करें, अपने तरीक़ेकार को बदलें। एक लड़की होकर आपको ये सब ज़ेब नहीं देता। इसे अपनी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल सरताज से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता था। कहते के साथ ही इसने कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाए और सरताज को इस कमरे में तन्हा छोड़ दिया। सीने उतरते इसे रमशा मिल गई थी। इसके चेहरे के बिगड़े ज़ाविये को देखकर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। शादी कल है आपकी और 12 अभी से बज रही हैं चेहरे पर। इसने कोफ्तज़दा सी सांस खारिज की थी। यार, ये क्या मखलूक पीछे पड़ गई है मेरे। इसका इशारा समझकर रमशा ने हंसते हुए कंधे उचकाए थे। फिर ज़रा राजदारी से बोली, भाभी आकर खुद ठीक कर देंगी इन्हें भाई, आप फिक्र ही ना करें। चलो जी, क्या हाक ठीक करेगी? अम्मा ने तो कहा है कि वो इंतहाई सोबर, खामोश तबा और मासूम सी दबो लड़की है। ऐसी लड़कियों को बात तो करनी आती नहीं है। वो क्या यहाँ आकर इन मखलूक़ात से मेरा पीछा छुड़ाएगी? इसे अब हर चीज़ पर गुस्सा आ रहा था। अनचाहा हमसफ़र और ऊपर से ज़बरदस्ती की शादी, कुछ भी तो इसके हक़ में नहीं जा रहा था। हाँ, सब कह तो रहे हैं कि वो अच्छी प्यारी सी हैं, और आपको भी तो ऐसी ही लड़कियाँ पसंद हैं अरशद भाई। अच्छी, प्यारी और चुपचाप सी। फिर मसला क्या है? इसके पास रमशा की बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए खामोशी से जीने उतर आया। दूसरी जानिब खिड़की के पार उतरती शाम के अंधेरे में वक्त में इसे देखते अपनी हंसी दबाई थी। अब ये तो कुदरत ही जानती थी कि इसके नसीब में कितनी अच्छी, प्यारी और खामोश सी लड़की लिखी गई थी। वो बहुत देर वो बहुत दिलगर फदकी से आमना के सामने बैठा था। रेस्टोरेंट के कद आवर गिलास डोर से चमकती धूप अंदर को गिर रही थी, लेकिन वो इस सर्दी में घुलती नरम धूप की जाने मुतवज्जा नहीं था। वो तो अपने सामने बैठी एक प्यारी सी लड़की की बरसती आंखों के सामने बराजमान खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। आ, आ, आमना, कोई लफ्ज़ मत कहें आप अरसद। वो सब वादे, वो सारे हवा, वो ज़िंदगी भर साथ निभाने के पुख्ता अज़ाइम, वो सब क्या हुए अरसल? मैंने अपने घर वालों को रोके रखा, कितने ही अच्छे रिश्ते ठुकराए मैंने आपके आसरे पे अरसल, और आप अब मुझे ये कह रहे हैं कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते? इसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। अरसल ने बेख्तियार ही लब आपस में मस किए थे। आपने तो कहा था कि पठान अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के होते हैं। वो अपना सर तो कटवा सकते हैं, लेकिन कभी अपनी ज़ुबान से नहीं मुकर सकते। फिर अब ये सब क्या है? या तो आप पठान नहीं हैं, या फिर आपकी ज़ुबान शुरू दिन से ही सच्ची नहीं थी। हो, हाँ, ये वाला ताना बहुत ज़ोर से लगा था अरसल को। वो इससे क्या बताता कि इसके वालिद साहब से इससे कहीं ज़्यादा पठान थे। वो ज़ुबान दे दें तो दोबारा इनहराफ की जानिब कभी नहीं पलटते। नहीं, मतलब कभी कभी इंसान से गलती भी हो जाती है, कभी इसके मुंह से कुछ जज्बातियत भी निकल जाता है। पता नहीं ये पठान लोग हर चीज़ को ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों बना लेते हैं। इसे हमेशा से अपने बाप की अटल ज़ुबान और चटान से अज़ाइम पर गुस्सा आया था। क्या करे अब वो अपने बाप का, बल्कि बाप को तो छोड़ो, अब वो अपना क्या करें। आमना, मेरी बात, अरसल मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे अब आप किसी भी बात पर एतबार नहीं है। मुझे लगा था कि आप बाकी मर्दों से अलग हैं, आप अपनी बात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन अरसल आपने मेरी हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। इंसानों से रिश्ता जोड़ते अब सौ बार सोचूंगी मैं। रिश्ता बनाते वक्त हज़ार हिदशात डसेंगे मुझे, और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे अरसल। अगली कोई बात भी कहे सुने बगैर इसने सामने रखा बैग चपटा और आंखें रगड़ती बाहर निकलती चली गई। अरसल ने भारी सी सांस ली, फिर आंखें लम्हे भर को मूंद कर सर कुर्सी के पुष्ट से टका दिया। खिड़की से गिरती धूप अब तक अपनी भरपूर तमाज़त से जगमगा रही थी। सरे शाम ही इसे संगार आईने के सामने बिठाया गया। इसका धुला धुला सा चेहरा भी जगमगा रहा था। अगले कई लम्हात ब्यूटिशियन इसे संवारती रही, लेकिन इससे मजीद अब बैठा नहीं जा रहा था। बार बार हिलने की वजह से 2-3 दफ़ा इसे ब्यूटिशियन से झाड़ भी पड़ चुकी थी। अब भी ज़रा सी जंबिश की वजह से एहतियात से इसकी आंखों को सजाती ब्यूटिशियन ने हाथ रोका, फिर इसे घूरा। इसने पूरे दांत निकाल कर हल्का सा सॉरी कहा था। आज के दिन गुस्से में नहीं आना, आज तो शादी है ना भाई। वो खुद की सोच पर अभी बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रही थी कि कमरे के बंद दरवाजे के पार से बहुत सी आवाज़ें उभरी। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुलकर आमीन और गुले लाला अंदर आई थी। आप मुझे इस टांग जितनी लड़की से बात तो करने दें एक दफ़ा। मेरे बेटे को मेरी शिकायतें लगाती फिरती है, ये हिम्मत कैसे हुई इसकी। और ये ने जी, सारे गुस्से में ना आने के ज़ाइम गए तेल लेने। रामीन की सास अब ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी और साथ फातिमा इन्हें ठंडा करने की भरपूर कोशिश कर रही थी।
बच्ची है भाभी, गलती हो गई। और इस बच्ची ने दांत पीसते हुए सर पर सजा सुर्ख दुपट्टा दोनों हाथों से पकड़ा और उठने ही लगी थी कि रामीन ने इसके कंधों पर जोर डालकर इसे दोबारा बिठाया। शादी है तुम्हारी आज, बिला वजह क्यों मूड खराब करने लगी हो अपना? रामीन के पुचकारने पर ब्यूटिशियन अब जरा हैरत से लाला रुख को देख रही थी और लाला रुख रामीन के आईने में नजर आते अक्स को घूर रही थी। शादी है तो क्या मतलब? इन मुख्तरमा से मैंने वैसे भी दो दो हाथ करने थे। मुझे तो अभी तक अफसोस हो रहा है कि इस दिन लाउंज में तुम्हारे शिकूफे के साथ इनकी माँ क्यों मौजूद नहीं थी। और मीठी सी मुस्कान वाली लड़की की जुबान अब शोले उगल रही थी। रामीन ने बुरा समूह बनाकर इसे देखा। मंगेतर है मेरे, वो और अनकरीब शोहर भी हो ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें देखो कैसे मुंह भर कर शकूफा कह रही हो इन्हें। हाँ तो तुम भी कह लिया करो, इसमें क्या है? बल्कि एक काम करना, इन्हें तो पश्तों का एक लफ्ज़ भी छू कर नहीं गुजरा। अपनी बहराज तुम इन पर पश्तों में निकाल लेना। और अगर इन्होंने पूछ लिया कि मैं क्या क्या नेक कलमात इनके लिए अपने मुंह से निकाल रही हूँ तो क्या होगा फिर मेरा? लो, तुम्हें इतनी सी बात संभालनी नहीं आती? कह देना अरबी में जोशो खरोश वाली शायरी पढ़ रही थी मैं। पीछे खड़ी गुल लाला की हंसी बेसाख्ता निकली थी। ब्यूटिशन ने भी वहाँ मुश्किल लबों पर उभरती मुस्कुराहट रोकी थी। और रामीन रामीन खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फिर प्यार से अपनी दुल्हन बनी कज़न को देखा। वो इसे इस समय बहुत प्यारी लगी थी। वो इसके हक के लिए खुद का मूड खराब कर रही थी। वो इसे बदतमीज़ लोगों के अताब से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हाँ, ऐसे लाला रुख ही करती थी। जुबान भले ही तेज़दार जैसी थी इसकी, लेकिन दिल बकोल अरमगान के सोने का पाया था इसने। अच्छा, अब प्लीज़ मुस्कुरा दो। अरसल भाई के सामने ये तने नकूश और बंजे झपड़े लेकर जाओगी तो क्या बनेगा इनका? इनका जो भी बनना होगा वो बन जाएगा। फिलहाल तुम अपनी फ़िक्र करो। अगर तुमने इन लोगों को आज़ादी दी ना रामीन, तो वो अनकरीब तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेंगे। तुम कंप्रोमाइज़ करो, ज़रूर करो। हर लड़की अपना घर बचाने के लिए ऐसा करती है। लेकिन वो लम्हे भर को ठहरी थी। संजीदा और बेहद ज़ेरकसिया आंखें रामीन को ही तक रही थी। अगर तुमने इन्हें अपनी ज़ात पर बात करने से नहीं रोका या इन्हें बिला वजह के रूप से बाज नहीं रखा तो याद रखना फिर सारी ज़िंदगी इनकी गुलामी करते गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। कभी भी खुद पर किसी को मत बोलने दिया करो रामीन। लोग आपकी खामोशी की कदर नहीं करते। लोग इस खामोशी को आपकी बुज़दिली पर महमूल करके हमेशा अपने हराम मूड के भड़ास आप पर उतारते रहेंगे। इनके लिए वो सब आसान मत करो। इन्हें अपनी बेइज्जती करते रहने को नॉर्मल मत होने दो। वो इसकी लेकिन कड़वी बातों पर फीका सा मुस्कुरा कर रह गई। अब वो इसे कितना भी बताती, हर कोई लाला रुख नहीं होता। बहुत सी रामीन भी हुआ करती हैं, डरपोक और बुज़दिल। हल्का सा झुककर अपने यह हाथ से इसका रुखसार थपथपाकर वो सीधी हुई थी। इस स्ना में दरवाज़ा खुलकर अफ़गान दाखिल हुए तो सब लड़कियां कमरे से बाहर निकल गई। वो बिना पलके चुपकाए इस तक आए थे। अब कल ही की तो बात थी जब छोटी सी लाला रुख इनसे किसी बात पर जिद कर रही थी, और आज वो दुल्हन बनकर किसी और के घर रुखसत हो रही थी। वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर सकता है? मूड क्यों ऑफ है? उन्हें देखते ही इसके बिगड़े तेवरों का अंदाज़ा हो गया था। भूतनाथ की बातें कानों में पड़ चुकी हैं मेरे। इसने आंखें घुमाकर अपनी बेजारियत छुपाने की कोशिश हरगिज़ नहीं की थी। इसने खुद के असल जज्बात को छुपाने की सही कभी की ही नहीं थी। इसे यह सब नहीं आता था। जो हूँ जैसी हूँ कबूल करें, और अगर कबूल नहीं करना तो बाहर में जाए। रुक बेटे, आज तो मुँह ठीक कर लो। आपको पता है मैं सुबह से मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। मैंने वादा किया था मुझसे आज किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करना। लेकिन नहीं, कुछ लोगों का वजूद ही आपका पारा घुमाने के लिए काफ़ी होता है। अल्लाह अरसल का मुहाफिज होगा। क्या कहा आपने? इनकी बहुत धीमी सी बरजस्ता सरगोशी इसके कानों से बच नहीं सकी थी। इन्होंने मुस्कुराकर कान की लो खुजाई। अरसल को दुआ दी है? बिल्कुल, मेरे अताब से हिफाजत की दुआ। सब समझती हूँ मैं बाबा। समझती हो तो गुस्सा ज़रा कम किया करो। वो बेचारा अगर कमज़ोर दिल का हुआ तो क्या बनेगा उसका? कमज़ोर दिल? लड़के भी कमज़ोर दिल होते हैं क्या? इसने अपने पुख्तून घराने में शाज ही किसी लड़के को कमज़ोर दिल का देखा था। अब इसे कौन बताता कि इस जहान के पार भी एक और जहां आबाद है। बिल्कुल, लड़के भी इंसान होते हैं, इनका दिल भी कमज़ोर हो सकता है। तुमने सिर्फ फुरकान लाला और असफंद यार जैसे लोगों को ही आसपास देखा है। हर जगह ऐसा नहीं होता बच्चे। बाज़ लोग बहुत हसास होते हैं, नाजुक तबीयत रखते हैं। लड़के भी नाजुक हो सकते हैं। बाबा की बातों पर वो लम्हे भर को हैरान हुई थी। हैरान आंखें इन पर जमाए वो पल भर को लाजवाब भी हुई थी। लड़के और नाजुक? अरसल को देखकर लगता तो नहीं है बाबा, वो तो इतने मजबूत कद काट के ऊंचे से मर्द हैं, बिल्कुल असमत लाला और फुरकान लाला जैसे। फिर वो नाजुक कैसे हो सकते हैं? इसकी बात सुनकर अफगान बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिए थे। हो सकते हैं बच्चे, वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हों तभी वो आदत व एतवार में नज़ाकत से काम ले सकते हैं, और ये वो कोई जानबूझकर नहीं करते, बल्कि वो पैदा ही ऐसे किए जाते हैं। इनकी अजीबो गरीब सी बातों पर कंधे उचकाकर इसने अपना सरापा इनकी जानिब फेरा था। अच्छा बताएं, मैं प्यारी लग रही हूँ ना? वही बेटियों का बाप से तारीफ करवाने का आजमूदा नुस्खा।
हाँ, बहुत बहुत प्यारी लग रही हो तुम, हमेशा ही प्यारी लगती हो। वो आगे बढ़कर इनके सीने से आ लगी थी। रुखसती का वक्त करीब आ रहा था और जैसे जैसे इस वक्त की गुर्बत बढ़ती जा रही थी, रुख का दिल भी साथ ही रुकता जा रहा था। बाबा को छोड़कर जाना इस जैसी शेरनी के लिए भी बहरहाल बहुत कठिन था। अरसल ने सफ़ेद कुर्ता शलवार पर स्याह वास्कट जेब तन कर रखी थी। अगरचे वो इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन वो फिर भी माँ और दादी के लिए खुशी तो दिखा सकता था ना। शेर अफगन के लिए इसके दिल में कोई रंजिश नहीं थी, बस वहाँ खामोशी छा गई थी। वो अब इनसे गिला तक नहीं करना चाहता था। रात शादी की रसूमात से फारिग होकर वो कमरे की जाने पलटा तो देखा वो लड़की गर्दन झुकाए घूंघट निकाले इसके बेड पर बैठी इसके मुंतजिर थे। लम्हों ही में इसके अंदर गुस्सा उबला था। अगर जो ये लड़की इसकी जगह ना होती तो आज इस जगह आमना होती। तैश की एक तेज लहर ने इसके जिस्म का अहाता सातों में किया था। बामुश्किल गहरा सांस लेकर इसने महज इतना ही कहा, मेहरबानी करें, आप मेरे बिस्तर से हट जाएं, मुझे नींद आ रही है। अभी इसके लफ्ज़ों ने साकित फिजा में अपनी जगह बिना बनाई थी कि इस लड़की ने सर उठाकर इसे देखा। साथ इसने घूंघट भी उठा लिया था। अरसल अब अपनी कलाई पर बंदी घड़ी उतार रहा था। क्या कहा आपने? और इसकी तवक्का के बरक्स इस लड़की ने जल्दी से बिस्तर छोड़ने के बजाय हैरान सा सवाल किया था। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मेरे बेड से उतरें। फिर किसके बेड पर जाऊं? और अब के सर झुकाकर घड़ी उतारता वो चौंका था। एक लम्हे के लिए चेहरा उठाकर संगार आईने में इस चुलमिलाते अक्स को देखा था तो दंग रह गया। इसे पता था कि वो खूबसूरत होगी, वो पठान थी, इसका खूबसूरत होना बनता था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत होगी इसका इसे अंदाज़ा नहीं था। कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ से हटें। मैं आपके रवैये को समझ नहीं पा रही अरसल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो वाकई इसके बेतुके से मुतालबे पर जज्बस हुई थी। अरसल ठंडे तासुरात लिए पलटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मिस लालरो कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। इसलिए बगैर किसी मजीद बहस के आप अपना भारी लिबास संभालें और मेरे सोने की जगह खाली करें। आन की आन में रुख की आंखें जिलमिला उठी। वो आंखें जो नसमझी से सुकड़ी हुई थी, लम्हे भर में सपाट हो गई। फिर वो अपना फर्शी लहंगा संभालती बिस्तर से उतरी और ड्रेसिंग रूम में दाखिल होने के बजाय दरवाज़ा ठा की आवाज़ से बंद किया। कि अरसल बेख्तियार ही इसके दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने पर चौंका था। इसे ऐसे ठा दरवाजे दे मारने की तवक्का नहीं थी। फिर इसने देखा कि कुछ ही लम्हों बाद वो ड्रेसिंग रूम से निकली। कामदार लिबास इसने लाकर सोफे पर डाल दिया था और जेवरात श्रृंगार आईने पर रख दिए थे। अरसल पर एक बेनिगाह गलत डाले बगैर वो पीछे लब लिए बेड तक आई और कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। वो इसकी सारी कार्रवाई ना समझी से समझ देखता रहा। फिर सर खुजाता हाली सोफे को देखने लगा। असूलन तो रुख को इस सोफे पर सोना चाहिए था। मैंने आपसे कहा कि मेरे बेड से हटें और आप उल्टा आकर यहाँ सो रही हैं। उठे यहाँ से। वो इसके सर पर पहुंचकर झुंझलाया तो रुख ने एक झटके से कंबल हटाया। मुझे भी नींद आ रही है और मैं भी थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं भी सो रही हूँ। और ये सिर्फ आपका बिस्तर नहीं है, ये अब मेरा भी बिस्तर है, समझे आप? अगर इतना ही शौक है आपको तो इस सोफे पर सो जाएं। मैं उस सोफे पर सोऊं? नहीं तो क्या फिर मैं वहाँ सोऊंगी? इसने ऐसे घुरा कर सवाल किया था कि वो झुरझुरी लेकर पीछे हटा। ये कौन सी मखलूक से शादी हुई थी इसकी? इसने तो सुना था कि रुख बड़ी मासूम और खामोश सी है, लेकिन इसके बेड पर कब्जा जमा कर लेटी ये लड़की तो कहीं से भी इस किरदार पर पूरा नहीं उतर रही थी। कहीं वो किसी और की बीवी तो नहीं उठा लाया। ख्याल अगरचे बूंदा था, मगर अरसल ने कन्फर्म करना ज़रूरी समझा। सुने, आप लाला रुखी हैं ना? पर इसके इस कदर अहकमाना सवाल पर रुख इतने गुस्से में भी अपनी हैरत नहीं छुपा पाई थी। ये किस किस्म का घटिया सवाल आप रात के 2 बजे कर रहे हैं मुझसे? इसने एक बार फिर सर खुजाया। ऐसा क्या पूछ लिया था इसने? जो भी है, मैं आपके साथ अपना बिस्तर शेयर नहीं कर सकता। आप अभी के अभी मेरी जगह से हटें। वो भी टीनेजर्स की तरह जिद करने लगा था। रुख ने पहले इसे घूरा, फिर समझकर सर हिलाती बिस्तर से निकली। ठीक है, आप खुले होकर सो जाएं अपने बिस्तर पर। मैं ऐसा करती हूँ कि रिमशा के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। और झांसी की रानी ने बेड पर रखा तकिया चिपटा था। फिर जैसे ही दरवाजे की जाने बढ़ी, एक झटके से अरसल ने इसे अपनी जानिब खींच लिया। पहली दफ़ा देखा था इसने अरसल की भूरी आंखों को इतने करीब से, और इसे दाद देनी चाहिए थी। वो आंखें मासूम थी, मासूम और ज़रा घबराई हुई। इसने कभी किसी लड़की की ऐसी आंखें नहीं देखी थी। इसके महसूसे से तासुर को महसूस करते वो बेख्तियार ही खंखार था। रुक चौंकी, फिर इसके हाथ में कैद अपनी कलाई देखी। लम्हों ही में वो लतीफ़ सा एहसास कमरे की फ़िज़ा में इनका हो गया था। इसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया था, फिर सपाट निगाहें अरसल के हैरान चेहरे पे जमाई। ये मेरी ज़िंदगी है अरसल अफगन, किसी नावल या ड्रामे का सीन नहीं कि मैं जाकर सोफ़े पर सो जाऊँ और आप हवा बेहर गोश के मज़े लिए अपने बिस्तर पर लेटे रहें। मैंने जब एक दफ़ा कह दिया कि मैं इस गैर आरामदा सोफ़े पर नहीं सोऊंगी तो इसका मतलब मैं नहीं सोऊंगी। और अगर आपको इतना ही मसला है मेरी मौजूदगी से तो आप जाकर अपने अब्बू के कमरे में सो सकते हैं।
मैं बुज़दिलों की तरह आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं अपने फ़ैसलों पर डट कर खड़ी होने वाली लड़की हूँ, आपकी तरह अपने फ़ैसलों पर पछताने वाली नहीं। ओए होए, क्या कभी तुमने किसी पठानी को गुस्से में आते देखा है? देखना भी मत, अपनी ज़िंदगी भर की रियाज़त पर लात मारने को दिल चाहेगा। अरसल का दिल भी यही चाह रहा था। फिर इसने एक निगाह सर से लेकर पैर तक इस पर डाली थी। सो जाएं आप यहाँ पर, कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बाखूबी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बिना किसी बात को जाने इतने बड़े बड़े तासुरात आप ना ही कायम किया करें तो बेहतर होगा। इसने इसके हाथ से तकिया लेकर बेड पर फेंका और फिर जाकर बेबसी से सोफे पर लेट गया। बेदहानी में सोफे पर लेटते वक्त इसका कामदार सा लिबास पूरी तरह चुप गया था। आई वो बमुश्किल अपनी पुश्त सुखलाता सीधा हो बैठा था। फिर दांत पीसकर कंबल सर तक तान कर लेटी लाला रुख को देखा। अगले लम्हे बेहद पुरतबार से अरसल ने इसका लिबास सोफे से चपटा और अभी वो इसे ड्रेसिंग रूम में रखने के लिए उठा ही था कि ज़मीन पर झूलते दुपट्टे में उलझकर दम से ज़मीन पर आ गिरा। धड़ाम की आवाज़ पर रुख ने बेसाख्ता ही कम्बल चेहरे से हटाया था। फिर ज़मीन बोस हुए अरसल को देखा। बहुत अच्छा हुआ, इतना कहा और गुराब से चेहरा कंबल के अंदर कर लिया। अरसल ने गहरा सांस लिया और आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा। इसके कान हत्ते की वजह से बुरी तरह सुर्ख हो रहे थे। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी इसे। माँ ने तो कहा था कि बीवियाँ अल्लाह की जानिब से तोहफ़ा होती हैं, पर ये किस तरह का तोहफ़ा दिया गया था आखिर इसे। थकन के बायस दुखता सर लिए वो उठा और फिर इसके लिबास सोफे के फर्श पर ही डालकर लेट गया। गहरा सांस लेकर आंखें मूंदना चाहिए, लेकिन इस तवील और थका देने वाले सफ़र निगाहों के सामने गर्दिश करने लगा। जाने वो इस लड़की के साथ जिंदा कैसे रहेगा। वो ठहरा एक धीमे मजाज का शरीफ सा इंसान और रुख ठहरी चंगेज़ खान के लश्कर का आखिरी सिपाही। पता नहीं आगे इसकी ज़िंदगी में इसे कौन कौन से रंग दिखाने वाली थी। सुबह की नर्म सी धूप इसके चेहरे पे पड़ी तो वो लम्हों ही में जाग गया। मुंदी मुंदी सी आंखें खोल कर देखा, वो कमरा पहचानने की सही कर रहा था। बेशतर दफ़ा आंखें चपकने के बावजूद भी इसके सामने का मंजर सुर्ख ही रहा। कहीं रुख ने इसे नींद में कत्ल तो नहीं कर दिया था। और अब वो जवाबी तौर पर सुर्ख रंग की बस्ती में पहुंच गया था। वो घबरा कर सीधा हो बैठा। वो किसी सुर्ख बस्ती में नहीं पहुंचा था, बल्कि इसके चेहरे पे रुख का सुर्ख दुपट्टा था। इसके जालीदार से असर के बायस इसे सारी दुनिया पल भर को सुर्ख नजर आ रही थी। बेख्तियार ही इसकी निगाह रुख के बिस्तर की जानिब उठी थी। बेड पर कंबल सलीके से लिपटा हुआ रखा था। साफ सुथरा सा बिस्तर इसे मुंह चढ़ा रहा था। आंखें मसल कर इसने घड़ी की जानिब निगाह घुमाई, फिर बग से उड़ा। सुबह के 10 बज रहे थे। 10? वो इतनी देर कैसे सोता रहा? सर खुजाकर इसने अपना रुख ड्रेसिंग रूम की जानिब फेरा था। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो देखा रुख सब्ज रंग के लिबास में मलबूस अपने स्याह हाथ बंदे बालों पर दुपट्टा डाल रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने पल भर को चेहरा इसकी जानिब फेरा था, फिर बड़ी बेबाकी से नज़दीक चली आई। अपनी सपाट आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। जाने क्यों, लेकिन अरसल को हर गुजरते लम्हे इस लड़की से खौफ आता जा रहा था। जो रात को आपने मेरे साथ किया अरसल, वो किसी भी तरह काबिल फरामोश नहीं है। ये मत समझिए कि मैं वो सब भूल गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली। और जो रात आपका रवैया था, इसकी वजाहत आप पर उदार रही। अभी पूछकर मैं आपके चेहरे का ये रंग नहीं उड़ाना चाहती, इसलिए आप मुझे अपने इस अमल की क्या वजाहत देंगे, ये आपने तय करना है। इसकी धीमी सी आवाज़ बहुत सर्द थी, ऐसे जैसे रंग बिरंगी सी कहानी में कोई बेहद चुभता पहलू। लेकिन अब के अरसल ने भी लम्हे भर को इसकी आंखों में देखा था। मैं आपको किसी भी किस्म की वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ मिस लाला रुख। इसका लहजा और इसके लहजे का कटीला सा तासुर रुख की हलक तक को कड़वा कर गया था। इसने दांत जमा कर अरसल अफगन को घूरा था। अच्छा, इसने समझ कर सर हिलाया, फिर चेहरा उठाकर इसे देखा। मैं कौन हूँ आपकी, बताएं, क्या हूँ मैं? मुझसे क्यों रिश्ता गांटा जब इस रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं थी आप में? पठान कहते हैं आप खुद को, जरा सा भी एहसास नहीं होता बुज़दिलों की तरह गलत बयानी करते हुए। मैं तो आप अपने आसपास बिस्तर हर मर्द को हमेशा डट कर अपने फैसले पर खड़े होते देखा है अरसल। फुरकान लाला ने एक बेवा से शादी की थी। लोगों ने बहुत मुखालफत की, लेकिन वो डटे रहे। असफंद लाला ने अपने दोस्त का सांस लेने के अपनी जान लगा दी थी। अरमगान दाया ने हमेशा खुद को बीवी की मौत के बाद सेंध सेंध कर रखा। और मेरे बाबा ने कभी अपने फैसलों की वजाहत से सिर्फ नज़र नहीं किया। फिर आप कौन सी किस्म से हैं मर्दों की? लम्हे भर को अरसल का रंग तपते तांबे की मानद सुर्ख हो गया था। वो बातें ही ऐसी थीं, ऐसी चुभती हुई। इसकी मर्दानगी पर वाज़ह सा तमाचा। कुछ शक नहीं था कि लड़की जंगजू के खानदान से थी। अब के इसने भी अपनी भूरी आंखों को इस सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर जमाया था। फिर धीमी सी आवाज़ में बोला, वजाहत चाहिए आपको? क्या बर्दाश्त कर पाएंगी मेरी वजाहत को आप? इसकी ठंडी से सरगोशी पर रुख लम्हे भर को लाजवाब हुई थी। मुझे आप पसंद नहीं है लाला रुख, किसी और को पसंद करता हूँ मैं। ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब तक इसके साथ सजाए थे मैंने।
अब जिस्म आपके साथ और रूह से वाबस्ता रिश्ता किसी और के साथ रखकर मैं आपको और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं आपको और खुद को किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बचा रहा हूँ। आपके इस शर्मिंदगी से बचना आप क्या इस शर्मिंदगी से बचना नहीं चाहती? अगर नहीं बचना चाहती तो मुझे आगाह कर दीजिएगा। आपके सारे शिकवे दूर कर दूंगा मैं। इसकी बात का मतलब समझकर रुख की निगाहें पथरा गई थी। एक ही लम्हे में इसने इसे लफ्ज़ों से खोखला कर दिया था। वो चाहकर भी इस कदर वाज़ेह बात पर नासमझी का तासुर नहीं दे सकती थी। इसे ज़िंदगी में पहली बार बात करते हुए दुश्वारी हुई थी। किस कदर घटिया हैं आप अरसल। बेबसी से यही निकला था इसके मुंह से। अरसल मुस्कुराया, फिर इसके सामने हल्का सा झुका। भूरी आंखें अपने तमामतर खूबसूरती के साथ जगमगा रही थी। ये घटियापन नहीं है लाला रुख, ये मेरे अमल की वजाहत है, जिसे सुनने की आपकी दरीना ख्वाहिश में मैं पूरी कर चुका हूँ। अब आपका कोई और सवाल है या मैं जाऊँ? सफ़ेद कुर्ता शलवार में इस ऊंचे से बंदे ने बड़े ठंडे अंदाज में इस्तफसार किया था। वो इसके इस कदर असाबी ताज़ियत पर दंग रह गई थी। बाबा ने बजा फरमाया था, दुनिया फुरकान लाला और असफन लाला के गिर्द ही घूमती थी। नफरत करता हूँ मैं आपसे। और इसकी इस आखिरी सरगोशी ने तो रुख का दिल ही तोड़ दिया था। लेकिन अगली कोई भी बात सोचे बगैर वो दांत पीसती आगे बढ़ी और इसकी दाएं कलाई तेजी से पकड़ी। फिर बेहद फुर्ती से इसने इसे अलमारी के दरवाजे के साथ जमाया था। वो इसकी ऐसी हरकत पर भौंचका रह गया था। इसे ऐसे किसी रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। चेहरा उठाकर इसने अपने हाथ को देखा जो रुख की गिरफ्त में दबा अलमारी के ऊपर सख्ती से जमा था। इसने हैरान सी बुरी आंखें रुख की जानिब फेरी। अगर मेरे सामने किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की आपने अरसल, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। अभी आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं तबाह कर दूंगी आपकी ज़िंदगी, इस लड़की की ज़िंदगी और खुद की ज़िंदगी। लाला रुख की ज़ुबान याद रखिएगा आप, क्योंकि इसकी ज़ुबान अरसल जैसी नहीं है। क्या तुमने कभी किसी लड़की को इस कदर जुर्रतमंद और बेखौफ देखा है? नहीं ना। अरसल ने भी नहीं देखा था। इसीलिए इस बेहद जारहाना से रवैये पर वो आंखें फैलाए इसकी तपती सी आंखों को तक रहा था। अगले ही लम्हे इसने रुख को अपना हाथ झटकते देखा था। वो पीछे हटी, सर पर जमा दुपट्टा दुरुस्त किया और पलटकर दरवाज़ा पार करती कमरे से निकल आई। अरसल ने भी यकीन सी अपनी सुर्ख कलाई देखी। इस तान भान सी लड़की की गिरफ्त बहुत प्रोफेशनल और मुंजी हुई थी। तो क्या वो लड़ना भी जानती थी? और अगले ही पल वो सर दोनों हाथों में गिराता बेड पर धम से बैठा था। इसे अब अंदाज़ा हुआ था कि इसके मुकाबले पर कौन था। वो लाला रुख थी। वो आमना नहीं थी जो रो धोकर इसे 2-4 कोसने देती भूल जाती। इसे अब पता चला था कि वो शेर अफगन को क्यों पसंद आई थी। हमें आप ही को मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाना चाहिए था, आईने के सामने खड़े रामिश ने फिक्रमंदी से कहा था। पीछे बैठा जुनैद इसकी बात पर अलबत्ता झुंझलाया था। तुम तैयार हो रहे हो या फिर मजीद कोई फजूल बात करनी है तुमने? जुनैद, मैं सीरियस हूँ यार। अब के वो वाकई माथे पे फिक्र की बहुत सी लकीरें लिए इसकी जाने पलटा था। जुनैद ने गहरा सांस लेकर टाई की गिरा गर्दन के गिर्द बांधी थी। फिर उठकर खुद को आईने में देखने लगा। साथ साथ लापरवाही से तेज तेज बोलने भी लगा था वो। तुम्हें लगता है कि आप ही कोई छोटी बच्ची है? इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना और क्या नहीं। तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आप ही बहुत समझदार हैं, सब अच्छे से हैंडल कर लेंगी। और उन्होंने मार्शल आर्ट्स इसीलिए नहीं सीखा था कि वो हर किसी को मारती डराती फिरें। वो इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए सीखा था। मुझे यकीन है कि वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानती हैं। इसकी बात पर अगरचे रामिश को तसल्ली नहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी नींद रजामंद सा सर हिला गया था। इसे अरसल का तो नहीं पता था, लेकिन इसे अपनी बहन के मिजाज का बाखूबी अंदाज़ा था और ये इसका अंदाज़ा ही था जो इसे रुख की जानिब से खौफज़दा कर रहा था। वलीमे की तकरीब के बाद वो लाउंज में शेर अफगन, दादी और सुबैरा बेगम के साथ बैठी हुई थी। शेर इसे छोटे मोटे सवालात कर रहे थे, जिनका वो मुख्तसर लेकिन तसल्ली बख्श जवाब दे रही थी। आगे पढ़ाई क्यों जारी नहीं रखी तुमने? सुमेरा बेगम ने इसका प्यारा सा चेहरा नज़रों की गिरफ्त में लेकर पूछा था। वो हल्का सा मुस्कुराई। बस आंटी, मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था, तो बाबा ने भी ज़्यादा जोर देना ज़रूरी नहीं समझा। इसकी बात पर दादी मुस्कुराई थी। इसके हाल स्पष्ट लहजे पर बेहद प्यार आया था इन्हें। पढ़ाई के अलावा किन चीज़ों में दिलचस्पी है तुम्हें? किसी खास चीज़ में तो नहीं आंटी, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद भी काफ़ी अरसे तक अपने मार्शल आर्ट स्कूल के साथ मुंसलिक रही हूँ। बचपन से बाबा के साथ चीनी फिल्में देख देख कर यही शौक था मेरा कि किसी दिन मार्शल आर्टिस्ट बनकर खुद का ख्वाब पूरा कर सकूं। फिर बाबा को भी इस बात पर एतराज़ नहीं था, तो मैंने काफ़ी साल तक इस प्रैक्टिस को जारी रखा। शेर अफगन ज़रीला मुस्कुराए थे। फिर जीने उतरते अरसल की जानिब फ़ख्र से देखा। मैं ना कहता था कि ये लड़की हीरा है वाली नज़रें थी वो। इसने खौफज़दा सी सांस खारिज की थी, फिर गैर महसूस तरीके से अपनी कलाई कमर के पीछे की। रुख ने इस पर एक निगाह डाली थी। माँ, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, रात देर तक वापस आऊँगा। आप प्लीज़ अपनी दवा वक्त पर ले लीजिएगा।
इसने हल्के बुल्के से लहजे में कहा तो सुमेरा समेत सब ने एक बारगी इसकी जानिब देखा। सबके चेहरों पर बेसाख्ता से उभरती नासमझी को इसने देखा तो पल भर को जुबान लड़खड़ा सी गई। मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? थक चुके हो तुम भी और रुख भी। अब तुम इस वक्त बाहर जाओगे तो वो तुम्हारे इंतजार में सूखती ही रहेगी। अभी जाओ कमरे में अपने, आराम करो। शादी की थकान चेहरे से टपक रही है तुम्हारे। शेर अफगन ने नरमी से कहते इसके उतरे चेहरे को शादी की थकन से तशबीह दी। तो इसका दिल क्या वही बाल नोच ले। क्या वो नहीं जानते थे कि ये थकन किस चीज़ की थी? बेटे से ही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, जाओ आराम करो जाकर, और ये बच्ची भी देखो किस कदर थक गई है। सुमेरा ने रुख के बेचारे से चेहरे की जानिब देखकर कहा तो अरसल ने एक तीर निगाह इस पर डाली। अभी से अपनी कलाई की बेहुरमती भूली नहीं थी। क्यों ना हम रुख से ही पूछ लें कि वो मुझे जाने देना चाहती है या नहीं। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर चिपकाकर सबका रुख इसकी जानिब फेरा था। वो इसके बराह रास्त से इस्तफसार पर हरगिज़ भी नहीं घबराई थी, बल्कि लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर से आंखों को मासूमियत से चिपका कर कहने लगी, सब ठीक कह रहे हैं अरसल, आपको आराम करना चाहिए। इसी तरह सेहत खराब कर लेंगे आप अपनी। और वो जो इसकी किसी करारा से जवाब का मुंतज़िर था, इसकी यूँ बाजी पलटने पर भग से उड़ा। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट लम्हों ही में गायब हो गई थी। लाउंज में सबने रुख के जवाब को सराहा था। चलो बेटा, अब तुम भी सो जाओ, बहुत थक गई हो। अरसल तो धम धम करता कमरे की जानिब वापस पलट आया था। रुख को वापस पलटने में कुछ वक्त लगा। वो जैसे ही वापस आई तो देखा वो सख्त गुस्से में दरमियान में आए पर्दे के साथ कुश्ती लड़ रहा था। इसकी हंसी बेसाख्ता उभरी थी। इसकी हल्की सी कुलकारी ही थी जिसके बायस वो इसकी जानिब पलटा था। फिर दांत पीस कर इसे देखा। वो इसकी यूँ गुस्सा चेहरे से महसूस हुई थी, क्योंकि वो गुस्से में भी बच्चों जैसा लगता था। क्या था ये नीचे? इसकी अटकती जुबान से पता चल रहा था कि इसे तेज तेज बोलने नहीं आता। इसे तो गुस्सा करना ही नहीं आता था। और इस लाला रुख ने एक ही दिन में क्या हाल कर दिया था इसका। क्या? और लाला रुख को तो आदत थी तबाहकारियाँ करने के बाद अनजान बनने की। तुम वो रूप मेरे घर वालों को भी दिखाओ ना, जो सुबह तुमने मुझे दिखाया था। इन्हें भी बताओ ना कि ज़रा कैसी लड़ाकों और आफत की परकाला वाली तबीयत पाई है तुमने। आपने मुझे तुम कहा, किसकी इजाज़त से? आप मुझे तुम कह रहे हैं। इसे सारी बात में सिर्फ इस बेकार से तुम पर एतराज़ हुआ था। अरसल ने अब के वाज़ह तौर पर अपने बाल नोचे थे। लाला रुख, तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो। आपकी बर्दाश्त भी तो आपकी तरह चिड़िया जितनी है। इसने ज़रा सा भी मुतासिर हुए बगैर हाथ झुलाकर इसे पड़े हटने को कहा था। तुमने मुझे चिड़िया कहा? वो घूम कर इसके सामने आया था। हाँ तो जाहिर है, अब आपको शेर तो कहने से रही। देखें ज़रा अपने कान, बिल्कुल किसी मेमने की मानद सुर्ख हो रहे हैं। मेमना? ओ गॉड, मेमना? तुम अपनी ज़ुबान दुरुस्त करो लड़की। आप अपना रवैया दुरुस्त करें पहले। मेरी मर्ज़ी में जैसे भी रहूँ, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? तमीज़दार से अरसल की बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही थी। वो जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज वो ज़रा जितनी लड़की हो खुदाया माफ़ी, आज वो लड़की इसका ज़ब्त आजमा रही थी। मैं आपकी बीवी होती हूँ अरसल अफगन, और बीवियाँ ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही मारती धारती और उठा कर पटकने वाली। कुछ खुदा का खौफ कर लो तुम। कोई इस तरह बात करता है अपने शोहर से? इसने इसे शर्म दिलाने की बिल्कुल आखिरी कोशिश की थी। लाला ने इसे होनहार आंखों से घूरा था। शोहर? मतलब भी पता है आपको इस लफ्ज़ का? ऐसे होते हैं शोहर जो शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को कहते हैं कि मेरे बिस्तर से उतरो। क्या ऐसे होते हैं शोहर कि शादी की पहली सुबह अपनी बीवी से ये कहें कि वो इनसे नफरत करते हैं? क्या ऐसे होते हैं शोहर जो किसी और औरत को यूँ मुंह भर कर जिक्र अपनी बीवी के सामने कर दें? हाँ तो अगर यही काम शोहर छुप कर करे, तब भी तकलीफ सबसे ज़्यादा आप बीवियों को ही होती है। धत तेरी की। अच्छा, ज़्यादा ही बोलना आ गया आपको। रुकें, मैं अभी शेर बाबा को बुला कर लाती हूँ। सारी गुंडागर्दी अभी के अभी सर के बल निकल जाएगी। अभी वो दरवाजे की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि दरवाज़ा खटकाए जाने की आवाज़ पर रुक सी गई। अरसल ने जल्दी से इसे अपने पीछे किया था। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। रिमशा फिक्रमंदी से बाहर खड़ी थी। भाई, सब ठीक तो है ना? आपके कमरे से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें? कैसी आवाज़ें? नहीं, कोई आवाज़ नहीं यहाँ तो। इसके अजलत से कहने पर भी रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया था। भाई, मैंने खुद सुनी आवाज़ें, ऐसे जैसे कोई लड़ रहा हो। और इसकी बात सुनकर वो भग से उड़ा था। फिर तेज़ी से बोला, अरे नहीं, वो तो मैं और लाला रुख ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। क्यों लाला रुख? वो ज़बरदस्ती हंसता हुआ अंदर पलटा तो देखा वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ठा से बंद करती अंदर जा रही थी। दरवाज़ा ज़ोर से दे मारने की आवाज़ पर रिमशा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। भाई, भाभी क्या गुस्से में है? नहीं, वो गुस्से में नहीं, बस ज़रा सा नाराज़ है मुझसे। इसके कहने पर रिमशा ने इसे सर से पाँव तक देखा था। खैर, ज़रा सा तो नाराज़ नहीं लग रही हैं वो। यूँ लग रहा है ड्रेसिंग रूम से निकलते ही शूट करेंगे आपको। ख्याल रखिएगा भाई।
वो आहिस्ता से कहती पलटी तो अरसल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दरवाजे के साथ लगकर ही गहरे सांस लेने लगी। ये ज़िंदगी क्या है, क्या हो गई चंद एक दिनों में। इसे अब सच में रोना आ रहा था। वो ड्रेसिंग रूम से निकलकर आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुलझाने लगी थी। अरसल की निगाह लम्हे भर को इसके स्याह लंबे बालों में उलझी थी। कमरे में पहली खामोशी ने अजीब सी कसाफत पैदा कर दी थी। वो सोफे पर जाकर बेबसी से बैठ गया था। फिर सर दोनों हाथों में गिरा लिया। रुख ने इसकी जानिब देखे बगैर बिस्तर की जानिब कदम बढ़ाए। फिर इसके झुके सर को देखकर लम्हे भर के लिए रुकी। जाने क्यों इसे इस मेमने पर तरस आया था। ये हाथ पर क्या हुआ आपके? और वो लड़ती भड़कती लड़की अब इसके सर पर खड़ी फिक्रमंदी से पूछ रही थी। इसने चौंक कर चेहरा उठाया। कुछ नहीं, मुझे देखने दें। वो इसका हाथ लेने के लिए हल्का सा झुकी तो इसने अपना हाथ पीछे कर लिया। रुख ने अपना स्याह इर्तिकाज़ इस पर जमाया था। मुझे हाथों को घुमाकर बहुत अच्छे से काबू करना आता है अरसल अफगन, इसलिए मेरे साथ ये ड्रामे मत करें और मुझे देखने दें क्या हुआ आपको। वो धमकी नहीं थी। अरसल जानता था वो धमकी नहीं थी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है रुख, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, इसने थक कर कहा था। और अब की वो लब बेंच कर बिल्कुल सीधी हो गई थी। फिर श्रृंगार आईने पर रखे छोटे से बैंडेज को इसकी मुट्ठी में ज़बरदस्ती लाकर थमाया। वो इसे देख कर रह गया। इसके बाद एक दफ़ा भी इसकी जानिब देखे बगैर इसने बिस्तर संभाला और कम्बल हंस पे आदत सर तक तान लिया। इसने अपनी मुट्ठी में रखी बैंडेज को देखा फिर हल्के से मुस्कुराते हुए इसे हाथ पर बांधने लगा। अगले ही पल इसने चेहरा उठाकर रुख की जानिब देखा था। वो कम्बल हटाए इसे ही देख रही थी। इसे देखता पाकर गुराब से अंदर घुस गई। वो दो बहुत मुख्तलिफ इंसान ज़िंदगी की बंदी डोर को साथ लिए चलने लगे थे। क्या हुआ जो एक होनहार और दूसरा बकरी का छोटा सा बच्चा था। जिनके रिश्ते आसमान दुनिया पर तय कर दिए जाएं, ज़मीन पर बसने वाले लोग इन फैसलों को नहीं बदल सकते। यह तब्दीली इंसान के हाथ में रखी ही नहीं है। इंसान के हाथ में तो महज कोशिश रखी गई थी। वो भी कोशिश करके इस गैर आरामदा से सोफे पर लेट गया था। फिर आंखों पर बाजू रखकर गहरा सांस लिया। ज़िंदगी कभी यूँ भी हो सकती थी। अरसल अफगन ने हरगिज़ नहीं सोचा था। अगली सुबह वो अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़कर होश कर रहा था जब लाला रुख की तैयारी पर ठिठक कर रुका। वो ऑफ वाइट रेशमी कमीज शलवार में मलबूस थी। कमीज के गले पर सब्ज रंग के मोतियों के बारीक काम जगमगा रहा था। सब्ज़ी दुपट्टा कंधे पर डाले वो एक हाथ से कान में झुमका पहन रही थी। इसने संसार आईने में नजर आते इसके अक्स को बगौर देखा। अब वो स्याह बालों को एक जानिब करती दूसरे कान में झुमका डाल रही थी। ये मोहतरमा किसके वलीमे पर जा रही हैं इतनी सुबह सुबह। इसने नम बालों को यूं ही माथे पर बिखरे रहने दिया। फिर इसकी जानिब पलटा। आप कहीं जा रही हैं? जी। इसने बालों को कमर पर झटकते मुख्तसर सा जवाब दिया था। इसके जवाब पर अरसल के उबरू इकट्ठे हुए। कहाँ? आपसे मतलब? अगला जवाब बहुत बस्तजगी से आकर इसके सामने मुंह पर लगा था। इसने लब भेंचकर रुख साइड टेबल की जानिब फेरा। फिर कड़ी उठाकर कलाई पर बांधा सरसरी से पूछने लगा। किसके साथ जा रही हैं? आपके साथ। वो अगले ही लम्हे करंट खाकर मुड़ा था। व्हाट? और अब रुख ने एक पल को रुक कर इसकी जानिब देखा था। मस्कारे से सजी आंखें बेनियाजी से झपकाई। भूल तो नहीं गई कहीं कि आप मेरे शौहर हैं? और ये कि शादी के बाद लड़कियां अपने मेके भी जाती हैं, लेकिन आपको क्यों याद रहेगा? पिछली महबूबा की याद ने अक्लो हुद से बेगाना जो कर रखा है आपको। अब भी अगर आपको याद नहीं आ रहा आप मेरे क्या लगते हैं, तो क्या मैं कोई कदम उठाकर आपको याद दिलाऊं? अरसल जी। वो बेसाख्ता ही पास चली आई तो अरसल 2 कदम पीछे हटा। इसकी पुश्त अलमारी से जा टकराई। लेकिन लाला रुख की बेनियाजी में कोई फ़र्क नहीं आया। शर्माना नहीं आता था क्या इस लड़की को? जब देखो मुझे अलमारी के साथ लगाकर धमका रही होती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि हम में से आखिर शौहर है कौन? इसने बहुत सा थूक निकला था। इसने बहुत सा थूक निकल कर हाथों को हिफाजी तौर पर अपने दोनों शानों पर क्रॉस की सूरत में रखा था। लाला ने इसकी हिफाजती बंद को देखा और फिर हंस पड़ी। मोतियों से जगमगाते दांत अरसल ने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। अच्छी लगती थी यार, हंसते हुए इसने खुद से एतराफ़ किया और फिर खुद ही बुरी तरह सर झटका। डर गए आप इतनी जल्दी? और इसका ज़ूम आईने जुमला सुनकर अब के वो पूरा सुर्ख हुआ था। फिर दांत पीस कर इसे देखा। ये क्या तरीका है किसी के इंतहाई ज़ाती स्पेस में दाखिल होने का? और तरीके हैं अरसल अफगन, लेकिन फिर वो आपकी नाजुक तबीयत के लिए दुरुस्त नहीं है। उफ! और अब तो अरसल के कानों से वाज़ह तौर पर धुआं निकलने लगा था। इसने इसे दोनों कंधों से थामकर पीछे हटाया था। रुख ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रखी थी। क्या चाहती हैं आप? मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ अरसल, क्या बता दूँ? इसने आंखें फैलाकर इसकी बेबाक सी लड़की को देखा था कि जिसकी आंखें शरीर से शरारत लिए जगमगा रही थी। इसे लाला रुख को समझने में थोड़ा नहीं बहुत वक्त लगना था। आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या कर रही हैं? आप क्या कह रही हैं? आपको क्या लगता है मुझे अंदाज़ा नहीं होगा? अच्छा,
जो भी है, क्या काम था आपको मुझसे? मुझे मेरी अम्मी के घर लेकर जाएं, और वो भी इंतहाई खुश मिजाजी और खुश अखलाकी के साथ। ये सड़े हुए नारंगी जैसा मुंह चेहरा नहीं होना चाहिए आपका। मेरे इलाके में मेरी बहुत इज्जत है, मैं नहीं चाहती कि वो आपकी वजह से ज़रा पर भी मुतासिर हो। अपना इलाका तो ऐसे कह रही थी जैसे किसी किंगस्टर इलाके की बॉस हो, जैसे बहुत से लोगों को तरबियत देते हुए इसकी पिछली ज़िंदगी गुजरी हो, गुजरी भी हो सकती है। बहरहाल इस ख्याल के आते ही अरसल ने झुरझुरी दी थी, फिर इसके कंधे से हाथ हटा लिए। मैं क्या मुलाजिम हूँ आपका? इसके पीछे होते ही वो बिगड़ कर बोला था। लाला रुख का बालों को सुखलाता हाथ लम्हे भर को साख्त हुआ। और आपको लगता है कि मैं इतना बेकार मुलाजिम रखूँगी? बकरा बकरा हजम और बकरी पे दुम, लाला रुख की वो मिसाल थी। वो इंसान के अल्फाज इसी के खिलाफ बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानती थी। दूसरी जानिब अरसल ने इसकी बात सुनकर संजीदा निगाहों से इसे देखा था। अब ये बेकार इंसान आपको ले जाने से इनकार कर रहा है, समझिए आप। रुख ने एक अंदाज से इसके आगे हाथ झुलाया था, जैसे कह रही हो, तुम तो चुप करो यार। जिनकी सलाहियत मफलूज हो वो इनकार नहीं करते, बल्कि खामोशी से हर हुक्म पर सर तस्लीम हम करते हैं, ताकि कोई इन्हें इनके बेकार होने के ताने न दे सके। अरसल ने इसे जवाब देने के लिए लब खोले ही थे, लेकिन फिर बंद कर लिए। इसका सांस लम्हों में जब्त के बायस तेज हो गया था। आप अरसल प्लीज़, आपको लड़ना नहीं आता, इसलिए मेहरबानी करें, ये बिला वजह कोशिश भी मत किया करें। और वो बाकी अगले पल खामोश सा हो गया था। इसे पता था कि वो लाला रुख की तरफ कभी कभी तेज़ नहीं बोल सकता था। वो कोशिश भी कर लेता तब भी नाकाम ही रहता। और फिर जब आगे लाला रुख जैसे प्रोफेशनल लोग हों, फिर इनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसने अगले ही पल गहरा सांस लेकर आंखें बंद की, फिर समझ कर सर हिलाया। ठीक है, ले जाता हूँ मैं, आप नीचे आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। और इसका नारंगी बहुत बर्बारी से कहकर बाहर की जानिब बढ़ा तो लाला रुख ने आंखें घुमाई, फिर झुंझलाकर बालों को शाने से झटका। क्यों करता था वो ऐसे बुर्दबारी से बात मानकर वो उसे अच्छा लगने लगा था। वो जानती थी कि इसे जुबान दराज लोग नहीं हरा सकते। इसे सिर्फ वही हरा सकता था जो अपने जवाब बहुत शरीफाना से अंदाज में छोड़कर 2 कदम पीछे हट जाता, जो इससे मुकाबला ना करता, जो हार जाता। हाँ, जो हार जाता। और वो जानती थी कि इसका नारंगी हारते हारते से एक दिन जीत जाएगा। सो जी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड, होप कि यू विल लाइक इट। मुझे तो बहुत मज़े की लगी है। लाइक टॉम एंड जेरी वाला सीन है इन दोनों का, लाला रुख और हस्बैंड का नाम मैं भूल गई हूँ। तो इन दोनों का तो बहुत लाइक टॉम एंड जेरी वाला सीन है, बहुत मज़े की जोड़ी चल रही है। लाइक बीवी बिल्कुल फुल पटाहा है और हस्बैंड बहुत शरीफ सा मासूम सा है। तो मुझे तो अभी तक स्टोरी बहुत पसंद आ रही है, बल्कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो आप भी प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।